प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव। बच्चों, सीबीएसई ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 का एग्ज़ाम ले लिया है आज। आइए उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेट नंबर 4 लिखा हुआ है और क्वेश्चन पेपर कोड भी लिखा हुआ है। नीचे आइए, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस थ्योरी पेपर लिखा हुआ है और टर्म 1 लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 40 है और बाकी के 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। टाइमिंग 90 मिनट्स है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले आप चाहें तो यहाँ इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शीत युद्ध के काल में छोटे छोटे देश दो गठबंधनों में शामिल होकर अपने लिए क्या क्या प्राप्त करना चाहते थे? ऑप्शन ए है स्थानीय प्रतिद्वंदियों से रक्षा का वायदा, 2 में है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता, 3 में है आत्मरक्षा के लिए आर्थिक सहायता। तो बच्चों, सही उत्तर होगा ए और 3, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी में ए और 3 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पहला कूटनिरपेक्ष सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए इज राइट, बेलग्रेड 1961 में हुआ। बेलग्रेड में कूटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन। बेलग्रेड यूगोस्लाविया का शहर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो शीत युद्ध का कारण नहीं था। नहीं पूछा गया यहाँ। ऑप्शन ए है यह दो महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष था। ऑप्शन बी है दोनों महाशक्तियाँ अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगी थीं। दोनों गठबंधन संयुक्त राष्ट्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। और ऑप्शन डी है दोनों गठबंधन एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। बच्चों, शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था और दोनों महाशक्तियाँ अपने विचार प्रचार को आगे बढ़ाना चाहती थीं और दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने की कोशिश भी कर रही थी। इसलिए ए, बी और डी सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए यही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? ऑप्शन बी इज राइट, योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके बदले नीति आयोग कार्य करने लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चाहें तो टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी, 2015। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है नीति आयोग संघीय सरकार का थिंक टैंक है, यह सही है। और दूसरा है नीति आयोग आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करता है, यह गलत है। और अब 3 में है नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है, यह भी सही है। और ऑप्शन 4 है नीति आयोग बड़े राज्यों को बड़ी और छोटे राज्यों को छोटी भूमिका देता है। तो बच्चों, ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट हैं। तो डी में 1 एंड 3 है, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था? भारी उद्योग यानी कि औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। ठीक है, पीसी महालनोबिस इसके योजनाकार थे और यह 1956 से लेकर 1961 तक चला। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन शॉक थेरेपी के बारे में है और जो केवल सत्य कथन है उसी का चयन करना है। ऑप्शन 1 है शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस की मुद्रा रूबल की कीमत कम हो गई, यह सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑप्शन 2 है शॉक थेरेपी से साम्यवाद और मजबूत हुआ, यह इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, गलत है ये। ऑप्शन सी है शॉक थेरेपी से वस्तुओं के दाम गिर गए, यह भी गलत है बल्कि बढ़ गए थे। और ऑप्शन डी है शॉक थेरेपी से सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, यह भी सही इन्फॉर्मेशन है।
तो 1 और 4 सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लिखिए। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, तो 1945 है। अगला है सोवियत संघ का विघटन, तो 1991 है। बर्लिन की दीवार का गिराया जाना 1989। और अगला है भारत रूस सामरिक समझौता, यह है अक्टूबर 2000, और कहीं कहीं आपको 2001 भी मिलेगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 1, उसके बाद 3, फिर 2, उसके बाद 4, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है नीचे लिखे समूहों में से देशों के उस समूह को पहचानिए जो विघटन से पूर्व सोवियत संघ का भाग रहे हों। तो ऑप्शन ए इज राइट, तजाकिस्तान, अजरबैजान और आर्मीनिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत प्रणाली की विशेषता नहीं थी? यहाँ भी नहीं पूछा गया है, जो विशेषता नहीं थी उसका चयन करना है, ठीक है। यानी कि 3 सेंटेंस करेक्ट होंगे और 1 इनकरेक्ट होगा, तो उस इनकरेक्ट की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था, यह सही इन्फॉर्मेशन है, यह उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी है सोवियत सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें रियायती दर पर मुहैया करवाती थी, यह भी सही इन्फॉर्मेशन है, उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी है बेरोजगारी नहीं थी, यह भी सही इन्फॉर्मेशन है, उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी है लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, यह इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है और यही उत्तर बनेगा। यानी कि सोवियत संघ में लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, निजी संपत्ति का बोलबाला नहीं था, सारी संपत्ति सरकार की होती थी, राष्ट्रीय संपत्ति होती थी, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ऐसा कथन चुनिए जो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ भी इन्फॉर्मेशन जो गलत होगा उसी का चयन करना है। ऑप्शन ए है यह समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, यह सही इन्फॉर्मेशन है, यह उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी है यह समतामूलक समाज के स्थापना के पक्ष में थी, यह इन्फॉर्मेशन भी सही था और उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी है इसका लक्ष्य द्विदलीय प्रणाली को स्थापित करना था, यह इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है और यही उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की परमाणु नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से उन कथन को चुनिए जो सत्य नहीं है। बच्चों आप ध्यान दें, अधिकतर क्वेश्चन नहीं वाले हैं, यानी कि असत्य की पहचान करने को कहा गया है ज़्यादा बार। तो 15 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 1 में लिखा हुआ है कि भारत की परमाणु नीति सदैव शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रही है, यह इन्फॉर्मेशन सही है, यह उत्तर नहीं बनेगा। और ऑप्शन 2 है भारत की परमाणु नीति CTBT, जिसको व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कहते हैं, के पक्ष में थी, यह इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है। और अगला देखते हैं 3 में क्या है, भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG का सदस्य बनने के लिए कटिबद्ध था। और ऑप्शन 4 है भारत की परमाणु नीति एशिया के छोटे देशों की सहायता के लिए थी। तो ऑप्शन 3 सही है इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन 4 गलत है, यानी कि 2 और 4 गलत हैं और सही हैं 1 और 3। तो क्वेश्चन कहा है कि जो सत्य नहीं है उसकी पहचान करनी है, तो सत्य नहीं है 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। भारत के कौन से देशी रजवाड़े ने स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने की घोषणा सबसे पहले की थी? तो यह है त्रावणकोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 17 नंबर। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे अर्थात पश्चिमी अथवा पूर्वी गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुआ? तो ऑप्शन ए है भारत दोनों खेमे से भयभीत था, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है भारत तीसरे खेमे की तैयारी कर रहा था, यह भी नहीं है। भारत दोनों गठबंधनों से दूर रहना चाहता था, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो सही आंसर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19। भारत की किस देश के साथ संधि है जिसके अंतर्गत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं? तो ऑप्शन सी नेपाल इज राइट। ओके,
नेपाल आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन डी, निकिता ख्रुश्चेव नहीं थे। ओके, चूँकि आप जानते हैं गुटनिरपेक्ष के संस्थापक जो देश हैं, भारत के नेता पंडित नेहरू और मिस्र के गमाल अबुल नासिर, ठीक है, इंडोनेशिया के सुकार्नो, घाना के एन क्रूमा और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, है ना। तो यहाँ निकिता ख्रुश्चेव जो सोवियत के राष्ट्रपति थे, एक अलग ऑप्शन था, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग नहीं है? तो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिसेफ का कार्य है? तो बच्चों यूनिसेफ का कार्य है ऑप्शन सी, यह बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करता है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है, यह सामाजिक न्याय की अनुकूल स्थितियों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक न्याय की बात करता है। ऑप्शन 2 है, यह मजदूरों के हित में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानदंडों के अनुसार कार्य करता है, यह भी सही है। यह 3 में है, यह मुख्यतः मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानव अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन यहाँ लिखा है मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः अगर नहीं होता तो यह ऑप्शन भी सही होता, तो यह मुख्यतः हो जाने से यह गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो यह सही नहीं है, थर्ड वाला। और फोर्थ में देखते हैं, यह महिला और पुरुष श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो यह भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट। फिर से सुन लें, ऑप्शन 3 में यदि मुख्यतः शब्द नहीं लगा होता तो यह भी सही होता, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो उन 3 देशी रियासतों को दर्शाता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद सही है, और त्रावणकोर भी, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, क्वेश्चन कह रहा है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की गई? पहला ऑप्शन है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपने राष्ट्रीय हितों के नाम पर सिद्धांतहीन थी, यह नहीं होगा। ऑप्शन 2 है, भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी, हाँ ये बात तो है। और ऑप्शन 3 है, भारत अमेरिका के साथ किसी भी मैत्री संधि के विरुद्ध था, ये भी है। और भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निष्पक्ष नहीं रहा, तो अनेक की बात कही गई है। सामान्यतः तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सही का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निष्पक्ष नहीं रहा, ठीक है, तो यह भी है, यानी कि 2, 3 ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन में है, 2 और 3, ठीक है बच्चों, तो इस पर टिक लगा लें, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य देशों का संबंध पश्चिमी यूरोप से था, ठीक है। पूर्वी यूरोप तो सेकंड वर्ल्ड में, यानी कि दूसरे दुनिया के देश सोवियत संघ के साथ, और पश्चिमी यूरोप जो है वो पश्चिमी गठबंधन के साथ, यानी कि अमेरिका पूंजीवादी के साथ, ठीक है, जिनको अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत हेल्प भी किया था, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, निम्नलिखित में से CTBT का सही व्यापक रूप कौन सा है? तो CTBT का मतलब होता है बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश समूह को धुरी राष्ट्र कहा जाता है? तो जर्मनी, जापान और इटली, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, सोवियत संघ और साम्यवाद का अंत 1991 में अंत हो गया। क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, सोवियत संघ और साम्यवाद का 1991 में अंत हो गया, और कारण दिया हुआ है, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। सही है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखें,
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन है कि 1990 के दशक में रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई, और कारण दिया हुआ है कि 90% से अधिक उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों पर बेच दिया गया, यानी कि गराज सेल। तो ऑप्शन ये सही है, इसका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। और अर्थव्यवस्था तहस नहस क्यों हो गई? क्योंकि गराज सेल आ गया, औने पौने दाम में बेच दिए गए निजी हाथों में। तो शॉक थेरेपी हो गया के कारण ऐसा, और व्यवस्था खराब हो गई। तो ऑप्शन ए सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य है दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था कायम रखना, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। कई बार बच्चे समझ लेंगे कि छोटे देशों को शोषण से बचाने के लिए बड़ी शक्तियों पर नियंत्रण करना, ऑप्शन ए के बारे में कुछ बच्चे सोच सकते हैं। लेकिन बच्चों, यह ऑप्शन ए उत्तर नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि बड़ी शक्तियों पर यूएनओ का नियंत्रण कहाँ है? अमेरिका एक बड़ी शक्ति है, तो अमेरिका तो कई बार यूएनओ की मर्जी के बिना भी काम करता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना इसका मुख्य काम है, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है सेकेंड वर्ल्ड वार के ठीक बाद। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यह क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 60वीं सालगिरह मनाने के अवसर पर शामिल हुए नेताओं द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के रूप में की गई सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जब 1945 में यूएनओ बना तो उसके 60 साल हो जाने के बाद 60वीं सालगिरह जो हुई 2005 में हुई, तो उस समय इसमें कौन कौन सी सिफारिशें की गई इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको और प्रासंगिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, 1 है शांति संस्थापक आयोग का गठन करना, यह तो सही इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हुआ, ठीक है। 2 में है लोकतंत्र कोष का गठन करना, यह भी सही है। और ऑप्शन 3 है युद्ध रहित क्षेत्रों का निर्माण करना, युद्ध रहित क्षेत्रों का निर्माण, तो यह नहीं था ऐसा, ठीक है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो गलत है। और 4 में है सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना, यह भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4। तो ऑप्शन देखें 1, 2 और 4 जो है, तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। यहाँ 1, 2, 4 दिया हुआ है। अब आए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अभिकथन और कारण है। अभिकथन में लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई, ठीक है, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन है। और कारण है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बदल गई, नहीं, यह जो है गलत है, आर है यानी कि रीजन गलत है। वास्तव में हुआ था कि 1965 में जो इसके 15 मेंबर होते हैं ना, जिसमें एक्चुअली उस समय 11 मेंबर थे। 1960 फिर से देख ले बच्चों, 1965 में यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 11 मेंबर थे। उस 11 मेंबर में 5 तो स्थायी थे ही और 6 अस्थायी थे, ठीक है। तो 1965 में क्या हुआ कि 5 अस्थायी तो रहे ही, इस अस्थायी की संख्या 4 बढ़ा दी गई, यानी कि यह 10 हो गया, ठीक है। तो अस्थायी की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई और अस्थायी 5 के 5 ही रह गए, ठीक है। इसलिए यहाँ ऑप्शन जो है कारण गलत है। तो यहाँ लिखेंगे अभिकथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन डी इज राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता के दावे को सही नहीं ठहराता? यानी कि भारत की जो योग्यता है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी बनने के लिए, उसमें से कौन सा दावा यहाँ सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह तो सही है दावा। और दूसरा है भारत विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यह भी सही दावा है। और सी में है भारत पाकिस्तान के विरुद्ध 2 युद्ध जीत चुका है। और डी में है भारत संयुक्त राष्ट्र को नियमित योगदान देता है, तो डी भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है, सही दावा नहीं है, ठीक है, सही, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का कारण नहीं था? फिर यह नहीं पूछा गया है बच्चों। तो ऑप्शन ए है द्विराष्ट्र का सिद्धांत, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग का राजनीतिक लक्ष्य, और सी है देसी रजवाड़ों का भारत में विलय, और डी है अंग्रेजों की भारत बांटने की नीति। तो बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब था कि भारत दो भाग में बट जाएगा, यानी कि ब्रिटिश भारत का बंटवारा हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब था कि भारत दो कौमों हिंदू और मुसलमानों का देश है, तो दो भाग में बटेगा। मुस्लिम लीग का राजनीतिक लक्ष्य ही था कि एक अलग देश मांग रहे थे। देशी रजवाड़ों का भारत में विलय, ये विभाजन से इसका मतलब नहीं है, ठीक है। और डी है अंग्रेजों की भारत को बांटने की नीति, तो ये तो उनकी नीति थी ही कि बांटो और राज करो। तो ऑप्शन सी इज राइट, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि नहीं पूछा गया है तो देशी रियासतों का भारत में विलय भारत के विभाजन का कारण नहीं था वो, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर देखें 37। निम्नलिखित में से कौन से परिणाम 1947 में हुए विभाजन के परिणाम थे? बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1947 में ब्रिटिश भारत यानी कि देश का बंटवारा हुआ, उसका परिणाम पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है सांप्रदायिक हिंसा, और दो में है लाखों लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन। ऑप्शन थ्री में है भारत में संसदीय प्रणाली का शासन, और चार है राज्यों का पुनर्गठन। तो बच्चों ऑप्शन 1 और 2 राइट है, ठीक है। आप देखें ऑप्शन ए जो है इसमें 1 और 2 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट, ओके। 38 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ का अंग बनने के लिए कब सहमति प्रदान की थी? तो आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर का एक राज्य 1972 से पहले ही राज्य बन चुका था? तो बच्चों आप जान लें 1972 में पूर्वोत्तर का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, जो कि एक बड़ा पुनर्गठन था। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों राज्य 1972 में इनका पुनर्गठन हुआ राज्य, है ना। और जो ये नागालैंड है ना, ये 1963 में ही बन गया था, ठीक है। तो यही उत्तर बनेगा ऑप्शन 3, ऑप्शन डी इज राइट, नागालैंड। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि नागालैंड के बारे में प्रश्न बार बार आते हैं कि नागालैंड की स्थापना कब हुई। यह बार बार मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम ये 5 से 6 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। हैदराबाद के निजाम के शासन के विरुद्ध लोगों का आंदोलन ताकत और तेजी पकड़ चुका था, यह सही इन्फॉर्मेशन है। और कारण है किसानों और महिलाओं ने निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध हाथ मिला ली थी, यह भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि भारत के योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया क्योंकि, आप 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। यह बहुत पुराना हो चुका था, नहीं यह ऑप्शन तो नहीं बनेगा। यह विकास की चुनौतियों का सामना करने और अप्रभावी और अप्रासंगिक हो गया था, यह ऑप्शन सही है। सी भी देख लेते हैं। यह विकास के पुराने समाजवादी मॉडल पर आधारित था, तो ऐसा भी नहीं है कि जो समाजवादी है उसे ख़त्म कर दें। अनेक राज्यों ने योजना आयोग को समाप्त करने की मांग की थी। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह विकास की चुनौतियों का सामना करने में अप्रभावी और अप्रासंगिक हो गया था क्योंकि इसमें राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था, ठीक है। और केंद्र सरकार की योजनाएं सभी राज्यों पर लागू होती थी। और अब जो नीति आयोग है उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आते हैं, तो इस तरह यह ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है 1995 में भारत परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने के विरुद्ध था और इसने यानी कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण संधि CTBT दोनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सही इन्फॉर्मेशन है। भारत इन संधियों को भेदभाव मानता है और परमाणु हथियार रखने वाले 5 देश के एकाधिकार का विरोधी है। तो बच्चों आप ये जान लें कि NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि यह 1968 में इस पर हस्ताक्षर होने शुरू हुए थे और इसको लागू किया गया है 1970 में, ठीक है। तो 25 वर्ष के बाद 25 जोड़ दें यानी कि 1995 में इसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया गया, जबकि जो भारत इसका विरोध कर रहा था, ठीक है।
और भारत ने इस पर साइन नहीं किए थे, और उसके ठीक अगले ही साल CTBT आया, यानी कि कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो भारत ने उस पर भी साइन नहीं करे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। और भारत इन संधियों को भेदभावपूर्ण तो मानता ही है, और भारत चाहता है कि सिर्फ 5 देशों का ही अधिकार क्यों रहेगा परमाणु हथियारों पर, है ना। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से समझेंगे इसे। अभी कथन में कहा हुआ है, यद्यपि भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत ही पुराना है, परंतु दोनों के बीच राजनीतिक संबंध भारत में राजग की सरकार आने के बाद ही विकसित हुए हैं। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है बच्चों। 1992 यानी कि 1992 में कांग्रेस की सरकार थी और PV नरसिम्हा राव देश का प्रधानमंत्री थे। उसी समय भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों, राजनीतिक संबंधों की शुरुआत तो हो गई, लेकिन यहाँ कहा गया है, यद्यपि लगाया हुआ है, और बात हुई विकसित होने की। तो ये संबंध विकसित हुए हैं राजग के सरकार में, NDA गवर्नमेंट में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो इजराइल के राष्ट्रपति भारत आए थे। ठीक है, लेकिन कारण देखते हैं इसका। कारण लिखा हुआ है, दोनों देशों के नेता 1990 से एक दूसरे के देश की यात्रा करते हैं। बच्चों यह इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। जो कारण है, 1990 में कोई नेता नहीं आया। ठीक है, 1992 से शुरुआत ही हो रही है कूटनीतिक संबंध की, तो 1990 में क्यों आया? पहले राष्ट्रपति जो इजराइल के राष्ट्रपति भारत आए थे, वे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आए थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, सरकार NDA की थी। ठीक है, तो इजराइल के राष्ट्रपति भारत आए थे, जिनका नाम था एरियल सोरेन। एरियल सोरेन भारत आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1990 में प्रधानमंत्री तो नहीं थे। ओके, इसलिए आर जो है इनकरेक्ट है और ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? डी। अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। यदि आपको लगता है कोई दूसरा आंसर हो तो मुझे कमेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत चीन के संबंधों के बारे में सही नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है, केवल थोड़े समय के लिए ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय रहा। बिल्कुल, जब जब चीन आज़ाद हुआ 1949 में, तो भारत ने सबसे पहले उसे मान्यता दिया और दोनों देशों के बीच भाईचारा बढ़ा। एशिया के 2 बड़े देश थे, तो ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय हुआ। लेकिन 1950 का दशक बीतते ही, हालांकि 1950 के दशक में ही दोनों देशों के बीच पंचशील एग्रीमेंट के बाद सीमा विवाद उभर कर आ गया, तिब्बत का मामला उभर कर आ गया, और 60 के बाद 1962 में चाइना का आक्रमण ही हो गया। तो इसलिए यह सही है कथन कि थोड़े समय के लिए ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय रहा, बाद में तो हिंदी चीनी बाय बाय हो गया था, है ना। ऑप्शन बी है, चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया, ये भी सही इन्फॉर्मेशन है। और ऑप्शन सी है, भारत ने चीन के सुरक्षा परिषद में प्रवेश का विरोध किया, यह गलत है। भारत ने विरोध नहीं किया था। हालांकि क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन है, चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। तो जो इन्फॉर्मेशन निगेटिव है वह सी है। ठीक है, भारत चीन संबंधों के बारे में सही नहीं है, वो ऑप्शन सी है। भारत ने चीन के सुरक्षा परिषद में प्रवेश का कभी विरोध नहीं किया। हालांकि चीन ही है जो भारत को यूएनओ के सुरक्षा परिषद में जाने का विरोध कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चों फिर से ध्यान दें, असत्य कौन सा है और कौन सा नहीं है, यह क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो आपको अब जानना चाहिए किसी प्रश्न का उत्तर ये है और कौन कौन नहीं है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है।
यानी कि इसमें से 3 कथन सत्य होंगे और 1 असत्य होगा, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि 1960 है ना की थी, जो कई सैनिक संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है और उत्तर नहीं बनेगा यह। ऑप्शन बी है, भारत और पाकिस्तान ने मिलकर बिछड़े लोगों को अपने परिवारों से मिलाने का काम किया, यह भी सही है। और ऑप्शन सी है, भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध आपस में मैत्री संधि की, यह इन्फॉर्मेशन असत्य है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान 1966 में ताशकंद पर समझौता किया था, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और अयूब खान थे वहाँ के। और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में सही कथन को चुनिए। देखते हैं ऑप्शन 1 क्या है, भारत और नेपाल के बीच विशेष प्रकार के संबंध हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 है, भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बिल्कुल सही है। और 3 में है, भारत ने प्राकृतिक आपदाओं के समय सदैव नेपाल की सहायता की है, यह भी सही है। 1, 2, 3 सही है। और 4 में क्या है, नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीजा यात्रा नहीं कर सकते, यह गलत है। यानी कि 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी इज राइट। 1, 2, 3 यहाँ दिया हुआ है सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, उस देश की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई चारों विशेषताएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखा जाए। 1 में है, यह भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है, यह भारत की सहायता से अस्तित्व में आया था, इसकी सीमा भारत की सीमा को स्पर्श करती है, यह एक धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन है ए, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, यह बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। ओके, ऑप्शन ए है गुटनिरपेक्षता की नीति, यह तो है ही, नहीं की पहचान करनी है। ऑप्शन बी है सार्क के प्रति सम्मान, यह भी तो है। और सी है एक ध्रुवीय विश्व का सम्मान। और डी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सम्मान। तो भारत की विदेश नीति का हिस्सा है ए, बी और डी, सी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक ध्रुवीय विश्व का सम्मान भारत नहीं करता, भारत बहुध्रुवीय विश्व का सम्मान करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। क्वेश्चन में एक लोगो दिया हुआ है, एक चित्र है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए लोगों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, उपरोक्त लोगो किस संगठन का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन ए इज राइट, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, और इसी में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है क्वेश्चन कह रहा है, किस वृक्ष की पत्तियां विश्व शांति को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो बच्चों ऑप्शन ए इज राइट, जैतून की पत्तियां शांति की प्रतीक होती हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों में जो पत्तियां हैं वो जैतून की पत्तियां ही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। यहाँ भी एक चित्र है जिसमें पंडित नेहरू एक भारी भीड़ को सभा को संबोधित कर रहे हैं और सामने जामा मस्जिद दिखाई दे रहा है, यानी लाल किला है। लाल किला और जामा मस्जिद आमने सामने है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दिया हुआ चित्र किस घटना को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी सही है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 50 में ही दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन बी इज राइट, सरदार पटेल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दी गई डाक टिकटों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों डाक टिकट है और इस पर लिखा हुआ है जय किसान और एक पर लिखा हुआ है जय जवान। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊपर दी गई दोनों डाक टिकटें भारत के किस प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाती हैं। तो बच्चों यह होगा लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। बच्चों यह उस समय की बात है जब 1965 के समय में 60 के दशक के मध्य में भारत में बिल्कुल खाद्यान्न संकट हो गया था, भूखमरी हो गई थी और देश के पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था। पाकिस्तान ने हमारे गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में और उसके बाद कश्मीर पर आक्रमण किया था और दोनों देशों में युद्ध हुआ था। तो देश में खाद्य संकट भी था और युद्ध भी हुआ था। तो किसानों ने
भूमि को उपजाऊ बनाया, बहुत मेहनत किए, तो किसानों के लिए जय किसान कहा, और देश के सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो उन्होंने जय जवान कहा। तो जय जवान जय किसान। ठीक है बच्चों, यह लाल बहादुर शास्त्री की सोच को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी में एक क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, और क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप नए देश का उदय हुआ। तो पहला ही ऑप्शन है भारत पाक युद्ध 1971, है ना, लगा देंगे यहाँ 1971। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इसमें एक पैसेज को पढ़ना है और उस उत्तर देना है प्रश्नों का। तो पढ़ते हैं इसे। साम्यवाद के पतन के बाद इनमें से अधिकांश देशों को एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद के कष्टप्रद संक्रमण से गुजरना पड़ा। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में संक्रमण के मॉडल पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रभाव था और इसे शॉक थेरेपी कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र काफ़ी हद तक एक जैसे थे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना को साम्यवाद का पतन कहा गया है। तो बच्चों, साम्यवाद का पतन सोवियत संघ का विघटन को कहा गया। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था के लिए लोकप्रिय था। तो अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक भी था और पूंजीवाद भी था। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो देशों का समूह दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे। तो ऑप्शन सी, रूस और यूक्रेन। ओके, ऑप्शन सी इज राइट, रूस और यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। बच्चों, शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं पूछा गया है। ओके, यानी कि 3 इसमें परिणाम होंगे और एक परिणाम नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ गई थी, यह तो परिणाम था, यह उत्तर नहीं बनेगा। रूसी मुद्रा रूबल की कीमत गिर गई, यह भी परिणाम था, उत्तर नहीं बनेगा। सामूहिक खेती की प्रणाली मजबूत हुई और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। बच्चों, यह परिणाम नहीं था। ठीक है, क्योंकि शॉक थेरेपी के बाद वहाँ की व्यवस्था पूंजीवादी हो गई, और जब पूंजीवादी हो जाएगी तो सारी संपत्ति निजी हाथों में आ जाएगी, फिर सामूहिक खेती नहीं रहेगी। सामूहिक खेती तो समाजवादी व्यवस्था की पहचान, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। ओके, और ऑप्शन डी है समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रमबद्ध ढंग से नष्ट कर दिया गया। यह तो समाजवादी व्यवस्था के बाद की बात है कि शॉक थेरेपी का परिणाम ये भी है, और ए, बी और डी शॉक थेरेपी के परिणाम हैं जो उत्तर नहीं बनेंगे, और ऑप्शन सी परिणाम नहीं है इसलिए उत्तर बनेगा 55 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखें। ऐसा कथन चुनिए जो साम्यवाद की विशेषता है। तो बच्चों, साम्यवाद की विशेषता है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57, यह भी पैसेज बेस पे है और इसको पढ़ते हैं। 14 to 15 अगस्त 1947, यानी कि 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राज्य भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ओके, ऐसा विभाजन के कारण हुआ, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। यह विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के परिणाम था जिसे मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत किया था। कांग्रेस ने इस सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, परंतु अनेक राजनीतिक घटनाओं के फलस्वरूप पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखें। किस राजनीतिक नेता ने ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चुनिए जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्पष्ट करता हो। पहला ऑप्शन है भारत में 2 कौमें हिंदू और मुसलमान रहते हैं, इसलिए दोनों के लिए 2 राष्ट्र चाहिए। ऑप्शन बी है हिंदू और मुसलमान नेताओं को समायोजित करने के लिए 2 अलग अलग राष्ट्र चाहिए। ऑप्शन सी है एक राष्ट्र कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग के लिए मांग की गई, और ऑप्शन डी है हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए परंतु मुसलमान दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं।
सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन ए। भारत में दो कौमें हिंदू और मुसलमान रहते हैं, इसलिए दोनों के लिए दो राष्ट्र चाहिए, ऐसा कहा था द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक लोगों ने। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59 देखें। धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर कौन से दो राज्यों का बंटवारा किया गया था? तो ये राज्य बंगाल और पंजाब। ऑप्शन सी इज राइट। पंजाब का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। पंजाब के पश्चिमी हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया गया और बंगाल के भी पूर्वी हिस्से को यानी पूर्वी बंगाल को असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, तो पंजाब और बंगाल का विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 देखें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं किया गया था? तो बच्चों ऑप्शन ए है टाइपराइटर, किताबें और संगीत के वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी है देनदारियाँ। ऑप्शन सी है स्मारक और डी है संपत्तियाँ। तो बच्चों टाइपराइटर किताबें बांट सकते हैं, देनदारियाँ भी। स्मारक जो होते हैं एक जगह स्थिर रहते हैं, इनका बंटवारा नहीं हुआ। और बाकी ए, बी और डी का बंटवारा हो गया। रेल का ही बंटवारा हो गया, टेबल कुर्सी का बंटवारा भी हो गया था। ठीक है, स्मारक का बंटवारा नहीं हो सका क्योंकि वो तो एक जगह स्थिर रहते हैं। तो बच्चों ये था आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 के क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व किया है, थोड़ी व्याख्या भी की है। फिर भी यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आपका।